हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। वही माहिरा, रूहानी और सुहाना तीनों ही कन्फ्यूजन से लड़की को देख रहे थे कि यह लड़की आखिर है कौन। अभी तक तो उसका जिक्र कभी नहीं सुना और अचानक से यहाँ क्यों आई है। दादी ने आशु को गले से लगा लिया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। तुम्हें तो अपनी बूढ़ी दादी की याद ही नहीं आती होगी ना। आशु स्माइल करते हुए दादी के गले लग गई और कहा, याद आती है तभी तो वापस मिलने आई हूँ। और दादू कहाँ हैं? वह तो दिख नहीं रहे हैं। तो दादी ने कहा, आज संडे है ना, तो वह अपने दोस्तों के घर गए हुए हैं उनके साथ समय बिताने। रेहान उसके पीछे पीछे ही अंदर आ गया। रेहान ने वीर की तरफ देखा जिसके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी। वही दोनों की नजरें विक्रांत पे गई जो अभी भी चेयर पर बैठा हुआ एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ नाश्ता कर रहा था। आशु ने वीर को देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई और उसके गले लगकर बोली, वीर, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया। तुमने तो कभी मुझे कॉल तक करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं अब्रॉड में क्या शिफ्ट हुई, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। वीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम सब ने तुम्हें काफ़ी मिस किया है। तभी रूहानी और माहिरा दोनों ही बच्चों से घिरे हुए थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जिसे अभी सभी लोग छोटू कहकर बुलाते थे, उसने रूहानी से पूछा, दीदी, आपने तो कहा था कि आप जीजा जी को भी साथ लेकर आएंगी, फिर वह नहीं आए। तो रूहानी ने प्यार से उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहा, छोटू, वह भी आएंगे। वह क्या है ना कि वो हमारे साथ आने ही वाले थे पर उन्हें ज़रूरी काम आ गया। लेकिन जब वह मुझे लेने आएंगे ना, तब वह तुम सबसे मिलेंगे। तभी छोटी सी लड़की जो करीब 6 साल की रही होगी और उसका नाम पिंकी था, खुशी से उछलते हुए बोली, वाह दीदी, मतलब हम जीजा जी से भी मिलेंगे? क्या वह भी हमें ऐसे ही प्यार करेंगे ना जैसे आप करते हो? तो माहिरा और रूहानी दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम हो ही इतने प्यारे, तो कोई भी तुम्हें प्यार किए बिना रह सकता ही नहीं। तभी कुछ देर बाद उसी अनाथ आश्रम में काम करने वाला एक नौकर भागता हुआ आया और कहा, रूहानी बिटिया, आपके पति आए हैं बाहर। तो रूहानी खुश होकर माहिरा की तरफ देखा और कहा, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। बच्चे भी खुश हो गए और वह फाइनली रूहानी के पति से मिल पाएंगे, मतलब अपने जीजा जी से। रूहानी बाहर आई तो उसकी नज़र रेहान पे गई जो अपने पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े हुए, जिसे उसके कान पर लगाया हुआ था और किसी से बात कर रहा था, गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ था। इस वक्त उसने एक ब्लैक गॉगल्स लगाया हुआ था, डार्क ग्रे कलर की शर्ट और वाइट पैंट और जेल से सेट किए हुए बाल। इस लुक में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रेहान ने अपनी गाड़ी आश्रम के अपोजिट साइड पार्क की हुई थी। वहाँ से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। जब रूहानी की नज़र उन लड़कियों पे गई तो उसकी भौहें तन गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके हस्बैंड को कोई इस तरह से देखे। वह भागते हुए रेहान के पास आई और रेहान की एक बाँह से अपनी बाँह डाले कर उन लड़कियों को घूरने लगी, जैसे उन लड़कियों को जता रही हो कि जिसे तुम तो हसरत भरी नज़रों से घूर रही हो, वह पहले से ही मेरा हो चुका है, इसलिए उसे ऐसे मत देखो। वही रेहान जो अपने फ़ोन में किसी से बात कर रहा था, उसने अपना सर झुकाकर अपने बगल में देखा जहां रूहानी उसकी बाहों को पकड़े हुए खड़ी हुई थी। फिर उसने रूहानी की नज़र का पीछा किया तो वह सब माजरा समझ गया। रूहानी की इस हरकत को देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने फ़ोन पर किसी से कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, हाँ तो रूहानी, चले अंदर या फिर यही नज़रों से ही ख़त्म कर देने का इरादा है उन लड़कियों को? रूहानी ने अपना चेहरा ऊपर और मुंह बनाते हुए कहा, तुम यहाँ बाहर खड़े होकर बात क्यों कर रहे थे? गाड़ी के अंदर बैठकर भी तो बात कर सकते थे ना। पता है कैसे तुम्हें घूर रही थी सब। रेहान ने शरारती स्माइल के साथ कहा, तो तुमने जता दिया ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रूहानी ने मासूमियत से अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उन्हें बता दिया, अब वह तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगी। अब तुम चलो जल्दी से मेरे साथ अंदर, सब बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कहकर रूहानी उसके पास को उसको खींच कर ले जाने लगी।
अब ये तो रूहानी की गलतफहमी थी कि लड़कियां उसके पति को नहीं देखेंगी। रूहानी का इतना अंदाजा नहीं था कि वह रेहान राठौर वह शख्सियत है जो हजारों लड़कियों के दिलों पर राज करता है और आज भी कई लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए खुद भी कुछ भी कर सकती हैं। उसे घूरना तो बहुत ही छोटी बात है। रूहानी रेहान को लेकर अंदर आ गई। सभी बच्चों ने एक बार फिर रूहानी और रेहान को घेर लिया। सभी बच्चे रेहान को टकटकी लगाए देखे जा रहे थे और आपस में ही खुसुर फुसुर कर रहे थे। वाह, यह तो बिल्कुल हीरो की तरह दिखते हैं। हमारी रूहानी दीदी प्रिंसेस है तो यह तो प्रिंस है। अनाथ आश्रम की हेड चंदा आंटी ने सभी बच्चों को थोड़ा दूर किया और बच्चों उन्हें बैठने तो दो। फिर स्माइल करते हुए रेहान से कहा, जी आइए, आपका हमारे अनाथ आश्रम में स्वागत है। वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो है तो इसलिए रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बच्चों का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रूहानी रेहान को लेकर एक सोफे के पास आई और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। रेहान ने बैठते ही वो खुद भी उसके साथ ही बैठ गई। माहिरा भी वही बैठी हुई थी। अब सभी बच्चों ने एक बार फिर से उन तीनों को घेर लिया और सभी बच्चे टुकुर टुकुर रेहान को देखे जा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रेहान से क्या बात करे। तो रूहानी ने कहा, अब क्या हुआ? कब से तो कह रहे थे कि जीजा जी से मिलना है, जीजा जी से यह बात करेंगे, जीजा जी से वह पूछेंगे। अब जीजा जी आए तो बोलती बंद हो गई। छोटू जो काफ़ी देर से रेहान को देख रहा था, उसने कहा, दीदी मैं कुछ पूछूं? रूहानी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? अब छोटू कुछ कहता उससे पहले ही रेहान ने उससे पूछा, पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। छोटू ने कहा, मेरा नाम साहिल है, पर यहाँ सब मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। रेहान ने कहा, ओह, तो मैं भी तुम्हें छोटू कहकर बुलाऊंगा। हाँ तो छोटू, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छोटू ने कहा, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। रेहान ने फिर पूछा, तो तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? छोटू ने चहकते हुए कहा, मैं आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तभी पिंकी भी खुश होते हुए बोली, मैं भी बड़ी होकर बिजनेसमैन बनूंगी, जीजा जी की तरह। तभी कुछ बच्चे उसकी बात पर हंसने लगे। एक बच्चा उसका मजाक बनाते हुए बोला, पिंकी तुम तो इतना भी नहीं पता कि तुम लड़की हो, तुम्हें कहना चाहिए कि तुम बड़ी होकर बिजनेसमैन नहीं बिजनेस वूमैन बनोगी। सबको अपना ऐसे मजाक बनाते देख पिंकी रुआंसी सी हो गई। रेहान को पिंकी बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, मेरे पास आओ बेटा। तो पिंकी ने पहले रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी ने भी उसे रेहान के पास जाने का इशारा किया तो पिंकी अपने छोटे छोटे पैरों से रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम जो बनना चाहती हो वह तुम बन सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और जब तुम वो पढ़ाई पूरी कर लोगी ना, तब तुम मुझे कह देना, मैं तुम्हारे बिजनेस वूमैन बनने में हेल्प करूंगा और देखना तुम बिजनेसमैन में मुझसे भी बड़ा नाम कमाओगी। रेहान की बात सुनकर पिंकी खुश होकर उछलते हुए बोली, सच्ची जीजा जी, आप मेरी हेल्प करेंगे और मुझे बिजनेस वूमैन बनाएंगे? कहते हुए पिंकी ने अपनी छोटी छोटी बाहें रेहान के गले में डाल ली। रेहान ने भी उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। इसी तरह रेहान, रूहानी और माहिरा काफ़ी देर तक बच्चों की बातें सुनते रहे और उनसे बातें करते रहे। सभी बच्चों के साथ रेहान बिल्कुल ऐसे घुल मिल गया था जैसे जाने वह कब से उन्हें जानता है और रेहान को भी उन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुहाना बहुत अच्छा लग रहा था, सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त रेहान एक पावरफुल बिजनेसमैन नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए तो बच्चे उसके साथ खुलकर बातें कर पा रहे थे। कुछ घंटे उन बच्चों पर बिताने के बाद रेहान और रूहानी माहिरा को लेकर वहाँ से निकल गए। बीच साइड विक्रांत अपनी गाड़ी रोके समुद्र की लहरों को देख रहा था। बीर भी उसके बगल में ही खड़ा लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। विक्रांत ने बीर की तरफ देखा और पूछा, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? तो बीर ने कुछ सोचते हुए कहा, विक्रांत आज सुबह का तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब नहीं था। अगर तुम आशाना से थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? आशाना का जिक्र सुनकर विक्रांत का चेहरा जो अभी कुछ देर पहले तक शांत था वह फिर से सख्त हो गया। उसने बीर की तरफ देखते हुए कहा, आशना को छोड़कर कोई
और बात मुझसे करो वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वीर ने उसकी बाह पकड़ उसे रोकते हुए कहा, विक्रांत, तुम हर बार मेरे सवालों से भाग नहीं सकते हो। क्या तुमने सोचा है कि आज आसना के प्रति तुम्हारा ऐसे बिहेवियर सुहाना के मन में कई तरह से सवाल पैदा करेगा? क्या तुम कभी सुहाना को आसना के बारे में बताओगे कि आसना तुम्हारे लिए किसी वक्त क्या लगती थी? वीर की बात सुनकर विक्रांत को सुबह का वक्त याद आ गया जब सुहाना और विक्रांत की आपस में बहस हुई थी, जिसे याद कर उसका मन बेचैन सा हो गया और उसने आसना का सारा गुस्सा सुहाना पर कैसे निकाल दिया था और सुहाना को हर्ट भी किया था। वीर ने जब विक्रांत को अपनी बात का जवाब देते हुए नहीं देखा तो फिर उसकी तरफ शक की निगाहों से देखते हुए पूछा, क्यों, तुम्हारे और सुहाना के बीच में किसी तरह की कोई बहस हुई है क्या आसना को लेकर? क्योंकि जिस तरह से तुम सुहाना को अपने साथ लेकर गए थे, मुझे तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। विक्रांत इरिटेट होकर बोला, हाँ हुई है बहस उसके साथ। जब एक बार मैंने सुहाना को मना किया कि वह आसना से दूर रहे तो वह मेरी बात एक बार में क्यों नहीं मान लेती है, बल्कि जिद करने पर आ गई और बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम मुझे आसना से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हो। तो वीर ने कहा, तो क्या गलत पूछ रही थी वह? जो तुम बिना कारण बताए उसे ऐसी बात करने के लिए कहोगे तो वह तो सवाल पूछेगी ना। इससे बेहतर है कि तुम अपने और आसना के बारे में उसे सब सच बता दो। विक्रांत ने वीर को घूरते हुए कहा, ऐसा ऐसा सोचना भी मत कि मैं सुहाना को अपने और आसना के बारे में बताऊंगा। आसना से जुड़ा मेरा अतीत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पर मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि उसे अतीत की परछाई मेरे और सुहाना के रिश्ते पर पड़े। तो क्या जवाब दोगे तुम सुहाना को उसके सवालों का, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है और उसका पूरा हक बनता है तुमसे जुड़ी हर बात जानने का। विक्रांत अपने बालों को अपने हाथों में पकड़ बोला, वो सब मैं संभाल लूँगा, उसकी चिंता तुम मत करो। कहकर विक्रांत आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। वीर ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, बस इसी बात का डर है कि विक्रांत कि सुहाना को तुम्हारे अतीत के बारे में कहीं और से कुछ अलग पता ना चले, क्योंकि झूठ से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच। विक्रांत वापस मैंसन की तरफ आ रहा था जब उसने झटके से ब्रेक लगाई। उसकी नज़र जब सामने गई तो गुस्से से उसकी भौहें सिकुड़ गई। सामने सुहाना और अपनी स्कूटी बैठी हुई उसे ही गुस्से से घूर रही थी। दरअसल सुहाना की स्कूटी विक्रांत की गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती, कहते हुए विक्रांत गुस्से से बाहर आया। पहले कि उसका दिमाग सुबह से खराब था और फिर सुहाना की हरकतें उसे और इरिटेट कर रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम अपनी इस खटारा के साथ? विक्रांत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अपनी जान से प्यारी स्कूटी को खटारा कहे जाने पर सुहाना के तन बतन में आग लग गई। वो जल्दी से स्कूटी से उतरी और उसे स्टैंड पर लगाकर विक्रांत के सामने आकर खड़ी हो गई और उससे बोली, मेरी चंपा चमेली को खटारा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रांत ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, कौन चंपा चमेली? मैंने तो इस स्कूटी को खटारा कहा है। तो सुहाना ने अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ तो यही तो है मेरी चंपा चमेली, मेरी जान से प्यारी, मेरी लाडो रानी। मेरी नानू ने मुझे गिफ्ट दी थी जब मैं 12th में पूरे 50% नंबर लेकर आई थी। विक्रांत ने पहले सिर टेढ़ा करके स्कूटी को देखा और फिर सुहाना की तरफ देखते हुए बनावटी हैरानी से कहा, अच्छा पूरी 50% नंबर लाने पे तुम्हें यह स्कूटी इनाम में दी गई थी? ओह माय गॉड सुहाना, इतने नंबर कैसे लाई होगी तुम? सुहाना ने भी एटीट्यूड से कहा, अरे सब मेहनत का नतीजा है मेरी। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतने परसेंटेज बनाने के लिए। जब मेरी 10th क्लास में 40% बनी थी ना, तब नानू ने कहा था अब इससे ज़्यादा बनाकर दिखाओगे तो तुम्हें स्कूटी ला कर दूंगा। और फिर जब मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे तो मैंने पूरे 10 दिन तक कोई सीरियल नहीं देखा था, तब जाकर तो बनी थी मेरे 50%। इतने नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। विक्रांत ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, वाकई में 50% लाना कहाँ हर किसी की बस की बात होती है। एक मैं हूँ 99.99% ही लेकर बस आया बस। हर किसी में तुम जैसा टैलेंट थोड़ी ना होता है सुहाना। कहने की बात विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखा जो मुंह खोले उसे ही देख रही थी। विक्रांत ने उंगली से उसका मुंह बंद किया और कहा, अब तुम्हें क्या हुआ?
तो सुहाना ने खोए हुए अंदाज में ही कहा, 99.99%? ये चमत्कार कैसे किया तुमने? तो विक्रांत ने फेक स्माइल करते हुए कहा, वह क्या है ना, तुम जैसा टैलेंट तो है नहीं मेरे पास, बस नॉर्मल इंसानों की तरह पढ़ाई करके ही ले आया। सुहाना चिढ़ते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, सही समझी, मैं तुम्हारा मजाक ही उड़ा रहा हूँ। अब ये बताओ, इस खटारा को लेकर कहाँ जा रही हो? विक्रांत ने पूछा। मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब? सुहाना ने भी एटीट्यूड में जवाब दिया था। विक्रांत ने अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए उसकी तरफ एकदम कदम बढ़ाते हुए कहा, बताऊं तुम्हें कि मुझे क्या मतलब है? सुहाना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, देखो हम इस रोड पर खड़े हैं, अगर तुमने मेरे साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की ना तो कह दे रही हूँ, बड़ा पछताओगे। विक्रांत ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम क्या करने वाली हो। सुहाना ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, सोच लो, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। तुम अभी सुहाना मिश्रा को जानते नहीं हो कि वह क्या क्या कर सकती है। विक्रांत में भी एटीट्यूड से कहा, हाँ तो मुझे देखना है, ना कि मेरी बीवी सुहाना विक्रांत राजावत क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ, कहकर सुहाना ने विक्रांत का हाथ पकड़ा और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, यह गुंडा मुझे छेड़ रहा है और ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। विक्रांत हैरानी से आंखें बड़ी किए कभी सुहाना को तो कभी अपने उस हाथ को देख रहा था जिसे सुहाना ने खुद पकड़ा हुआ था। वो सुहाना का मुंह बंद करने की कोशिश करते हुए बोला, यह क्या बकवास किए जा रही हो, और मैं तुम्हें कहाँ से गुंडा नजर आ रहा हूँ? शर्म नहीं आती? अपने पति को तुम गुंडा कह रही हो? तभी एक औरत जो वहां से गुजर रही थी वह रुक गई और सुहाना को देखकर बोली, बेटी क्या हुआ, क्या यह तुम्हें परेशान कर रहा है? तो सुहाना नकली आंसू बहाते हुए बोली, हाँ आंटी, यह मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तभी दूसरी औरत भी वहीं रुक गई और उसने कहा, क्या ये तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है? तो सुहाना ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए हाँ में सर हिलाया। वो दोनों औरतों ने विक्रांत को सुहाना सुनाना शुरू कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा से भी? तुम ऐसे कैसे लड़की को परेशान कर सकते हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कपड़ों से तो शरीफ लग रहे हो, पर हरकतें पूरे गुंडों वाली। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। तभी सुहाना की तरफ से विक्रांत को ही सुनाने सुनाने लगे। अब विक्रांत को इतना गुस्सा आ रहा था, वह मन ही मन बोला, सुबह इसका गला अच्छी तरह से दबा ही देना चाहिए था, इसकी हरकतें ही ऐसी है। तभी वो पहले वाली औरत सुहाना से बोली, बेटी तुम जाओ, हम इसे यहीं रोक कर रखेंगे। सुहाना ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, ठीक है आंटी, जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ इसे मत छोड़ना, वरना फिर गाड़ी में बैठकर मेरा पीछा करेगा और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएगा। विक्रांत ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो। तभी वो औरत उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी लगती है ये। तो विक्रांत ने एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए कहा, मेरी बीवी ही लगती है ये, शादी हुई है मेरी इसके साथ। तो सुहाना जल्दी से बोली, नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है, क्या मैंने कोई मांग भरी हुई है या मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है? यह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है ना, इसलिए आप सबसे झूठ बोल रहा है। इसकी बात का भरोसा मत करना, यह गुंडों की नई ट्रिक है लड़कियों को किडनैप करने की। फिर अपनी स्कूटी पर बैठते हुए, अच्छा मैं जा रही हूँ, तब तक आप इसे गालियाँ देना कंटिन्यू रखिए, कहकर सुहाना अपनी स्कूटी वहाँ से लेके भाग कर ले गई। सभी ने विक्रांत को चारों तरफ से घेर लिया था। वही विक्रांत गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, सुहाना की बच्ची, तुम लौट कर तो घर ही आओगी ना, फिर तुम्हें बताता हूँ गुंडागर्दी क्या चीज़ है, पहले इन लोगों से निपट लूं। विक्रांत ने अपनी ब्लेजर में से गन निकाली और हाथ ऊपर करके एक साथ 2 फायर किए। गन की आवाज़ सुनकर भारी भीड़ वहाँ से तितर बितर हो गई। रूहानी और माहिरा दोनों ही गार्डन में दादी के साथ बैठी हुई थी। आसना भी वहीं पर आ गई और उनके पास ही बैठ गई। आसना की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। रूहानी ने तो आसना को ऐसे किसी को ढूंढते हुए देखा तो पूछा, आसना क्या हुआ, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? तो आसना ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वह सुहाना नज़र नहीं आ रही है, क्या वह घर पर नहीं है? तो
माहिरा ने उसे बताया वह सुहाना अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। तभी आसना ने कुछ सोचते हुए दोबारा पूछा, कितना वक्त हो गया सुहाना और विक्रांत की शादी को? तो रूहानी ने कहा, बस कुछ ही दिन तो हुए हैं, करीब 5 से 6 दिन पहले ही शादी हुई उन दोनों की। आसना ने दोबारा पूछा, पर उनकी शादी की कहीं कोई खबर क्यों नहीं आई? मतलब विक्रांत काफ़ी बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसकी शादी की खबरें तो मीडिया में तो आई ही नहीं, ऐसे चुपचाप शादी क्यों की उसने? तो माहिरा ने कहा, दरअसल विक्रांत अभी नहीं चाहता कि सुहाना और उसकी शादी दुनिया वालों के सामने आए, क्योंकि सुहाना अभी कॉलेज जाती है ना, उसकी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वह अपनी शादी में अनाउंस कर देगा। आसना ने मन ही मन कहा, ओह तो यह बात है। तभी उसकी नज़र मेन गेट से अंदर आते हुए विक्रांत की गाड़ी पर गई। विक्रांत को गाड़ी से बाहर निकलते हुए आसना ने कुछ सोचते हुए रूहानी से कहा, रूहानी मुझे किसी को कॉल करना है तो मैं अभी जाती हूँ। तो रूहानी ने कहा, ठीक है आसना, जल्दी जाओ। रूहानी और माहिरा दोनों अपनी ही बातों में लग गई। आसना भागती हुई मेंशन के अंदर जाने लगी कि तभी वह विक्रांत से टकरा गई। इससे पहले कि वह गिरती, विक्रांत ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा, तुम देख कर नहीं चल सकती क्या आसना? कहकर विक्रांत जैसे ही वहाँ से जाने लगा, आसना ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, विक्रांत एक बार मेरी बात तो सुन लो। विक्रांत के कदम वहीं रुक गए और उसने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी आसना जल्दी से उसके सामने आकर खड़े में देखते हुए बोली, विक्रांत क्या हम पहले की तरह दोस्त नहीं बन सकते, या फिर हम एक नई दोस्ती की शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना? तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। विक्रांत ने कुछ देर आसना के चेहरे की तरफ देखा। आसना की बाह पकड़कर वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा और एक कॉरिडोर में लाकर उसे पिलर के पास टिका दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई आसना, कि मैं तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ और बेहतर होगा कि तुम मेरी बीवी से भी दूर रहो। तुम लगती होगी इस घर की कुछ, मेरी और मेरी बीवी की कुछ भी नहीं लगती हो, इसलिए अपना यह दोस्ती का ढोंग मेरे सामने मत करना। आसना ने इस बार फिर से विक्रांत से जिद करते हुए कहा, पर विक्रांत तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जब हम दोनों अलग हुए थे तो मैंने तुमसे एक वादा मांगा था ना कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहोगे, लेकिन अब मैं इतने टाइम बाद लौट के आई हूँ तो तुम मुझसे ऐसे रूड होकर बात कर रहे हो। आसना की बात सुनकर विक्रांत उससे थोड़ा दूर हुआ और एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोला, आसना मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। कहकर वो जैसे ही जाने लगा, आसना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, प्लीज़ विक्रांत मेरे साथ ऐसा मत करो। किसी वक्त मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ हुआ करती थी, लेकिन आज तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है तो मत करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेवियर तो मत करो ना। जब से मैं आई हूँ तब से तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। क्या हम नॉर्मली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं? विक्रांत ने मुड़कर पहले अपने उस हाथ को देखा जिसे आसना ने पकड़ा हुआ था और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी नम आंखों को देखकर विक्रांत का दिल जैसे थोड़ा पिघलने लगा था। आखिर आसना उसका पहला प्यार थी। किसी वक्त आसना ही उसका सब कुछ हुआ करती थी। विक्रांत आसना की हर छोटी से छोटी खुशी को पूरा ध्यान रखता था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आसना से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, जबकि वह दोनों एक दूसरे की मर्जी से ही अलग हुए थे। तब उसने ही आसना से वादा किया था कि वह हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा। विक्रांत का शांत चेहरा देखकर आसना उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो फिर यह गुस्सा क्यों है विक्रांत? इसे भी तो नहीं होना चाहिए ना। तुम अपना वादा ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? एक वक्त था जब आसना उसके सीने से लगती थी तो उसका दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों आसना उसके सीने से लगी हुई थी पर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसने आसना को खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसे शांत लहजे में कहा, ठीक है, हम फिर सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए भूल कर भी तुम मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम मेरे गुस्से को झेल नहीं पाओगी।
विक्रांत ने जब कहा कि वह सुहाना से बहुत प्यार करता है तो पता नहीं क्यों पर आसना को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि विक्रांत अब उसका दोस्त बनकर रहने को तैयार है। वह खुशी से विक्रांत के गले लग गई और कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है विक्रांत कि तुम मेरे पहले जैसे अच्छे दोस्त बन गए हो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आसना के ऐसे गले लगने से विक्रांत को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने उसे खुद से दूर किया और कहा, एक बात का ध्यान रखना, सुहाना से हमारे अतीत के बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि मेरे लिए अब वह अतीत कोई मायने नहीं रखता, समझी? कहकर विक्रांत वहां से चला गया और आसना स्माइल करते हुए बोली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है विक्रांत कि तुम अब मुझे इग्नोर नहीं करोगे। फिर कुछ सोचते हुए कहा, पर सुहाना से तुम हमारा अतीत छुपाना क्यों चाहते हो? खैर मुझे क्या, कहकर आसना खुश होते हुए वहां से चली गई। शाम के वक्त रेहान अपने रूम में आया तो सामने का नज़ारा देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। रूहानी ने रूम में बेड के पीछे की तरफ फेरी लाइट्स लगाई हुई थी और बेड पर भी कुछ टेडी बियर रखे हुए थे। वो रूम देखने में ऐसा लग रहा था जैसा किसी टीन एज गर्ल का रूम हो। रेहान ने थोड़े गुस्से से पूछा, यह मेरे रूम की क्या हालत कर रखी है तुमने? रूहानी, हटाओ इसे अभी के अभी सब कुछ। तो रूहानी ने रेहान की तरफ देखा तो जो उसे ही घूर रहा था। तो रूहानी बेड से नीचे उतरी और रेहान के सामने आकर कमर पे हाथ रखते हुए बोली, रेहान, शायद तुम भूल रहे हो कि यह मेरा भी रूम है और मुझे इससे अपनी रूम जैसी फीलिंग्स आए, इसलिए मैंने डेकोरेशन किया है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कितना तो प्यारा लग रहा है हमारा रूम। अपने रूम की तरफ देखते हुए रूहानी खुश होकर बोली। रेहान ने अजीब नज़रों से पूरे रूम को देखा। वॉल कलर तो अभी भी वैसा का वैसा ही था, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बेड शीट्स सब कुछ पिंक कलर के थे और उस पर लगी ये फेरी लाइट्स और बेड पर रखे हुए टेडी बियर उसे तो देख कर लग रहा था जैसे वह अपने रूम में नहीं किसी टीन एज गर्ल के रूम में आ गया हो। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुपचाप यह सब हटा रही हो या कि नहीं? मैं शावर लेने जा रहा हूँ और मेरे बाहर आने तक मुझे मेरा रूम वैसे का वैसा ही दिखना चाहिए जैसे पहले था, समझी? तो रूहानी ने भी अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, नहीं, यह मेरा भी रूम है, मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। इसे कैसे डेकोरेट करना है यह भी मैं ही तय करूँगी, तुम नहीं। और अगर तुम्हें एक भी चीज़ को यहाँ से हटाया तो मैं सीधा जाकर दादी से बोल दूँगी और तुम्हारा इस रूम का कबाड़ा करूँगी, वह अलग। रेहान ने भी उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरा और कुछ पल घूरने के बाद वह आगे बढ़ा और उठाकर सारे टेडी बियर और बेडशीट वहाँ से हटाकर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे आने से पहले यह रूम सिर्फ मेरा हुआ करता था। इस रूम की थीम मैंने खुद डिसाइड की थी, तो यह रूम वैसे के वैसे रहना चाहिए, ना कि किसी कार्टून जैसा। पता नहीं तुम खुद कार्टून हो, तुम्हारी चॉइस भी कार्टून जैसी ही है। कहते हुए विक्रांत उन सब चीज़ों को उठाकर फर्श पर फेंक रहा था। वही रूहानी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, रेहान, मत करो ऐसा, मत करो, मैंने बड़ी शौक से सब सजाया है, प्लीज़ मत करो, बड़ी मेहनत लगी है मुझे सब रेडी करने में, प्लीज़ 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 मत करो। पर रेहान कहाँ उसकी बात मानने और सुनने वाला था। उसने सारा सामान उठाकर वहाँ से हटा दिया। रूहानी शॉक्ड होकर आंखें फाड़े उन सभी चीज़ों को फर्श पर बिखरा हुआ देख रही थी। उसकी शक्ल अब ऐसी हो गई थी जैसे अभी वह दहाड़े मारकर वहीं बैठकर रोने लगेगी। फिर उसने रेहान की तरफ देखा और रुआंसी आवाज़ में बोली, तुम्हारा रूम है ना, ठीक है, रहो अपने रूम में, अब मैं अपने अलग रूम में रहूँगी, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुम एक नंबर के खड़ूस हो, तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। रूहानी की बात सुनकर रेहान उसके सामने आया और अपने हाथ बांधते हुए बोला, अलग रूम में रहोगी? तुम रहकर तो दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करूँगा। रूहानी ने भी अब उसे गुस्से से घूरा और ज़ोर से चिल्लाई, दादी! रूहानी को इतने ज़ोर से चिल्लाने से रेहान उससे थोड़ा दूर हुआ और अपने कान पे हाथ रख लिया और कहा, रूहानी, पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? रूहानी ने भी मुंह फुलाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ दादी के पास तुम्हारी सारी शिकायतें करने। पति हो तो मतलब कुछ भी करोगे मेरे साथ, और मैं अलग रूम में रहकर दिखाऊंगी और उस रूम को मैं अपनी पसंद से डेकोरेट करूंगी। और खबरदार जो मेरे रूम में तुम्हें पैर भी रखा तो
कहकर रूहानी पर पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली गई। रेहान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ये स्टूपिड लड़की कहीं सच में दादी के पास ना चली जाए, इसे रोकना होगा। वह भी जल्दी से रूम से बाहर निकला। रूहानी अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई आगे चली जा रही थी। रेहान ने उसे आवाज़ देते हुए रोका, रूहानी रुको, मैंने कहा वहीं रुक जाओ वरना। रूहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से वहां से भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। इससे पहले कि रेहान उसे पकड़ पाता, रूहानी हॉल में बैठी हुई दादी के पास भागते हुए पहुंच गई। दादी जो सोफे पर बैठी हुई थी, जब उसने रूहानी को ऐसे भागते हुए अपने पास आते हुए देखा तो पूछा, रूहानी क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो बेटा? तभी रेहान भी भागते हुए रूहानी को पकड़ने वाला था कि रूहानी भागकर सोफे की दूसरी तरफ पहुंच गई और बोली, दादी यह आपका पोता है ना, एक नंबर का खड़ूस इंसान है, आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। तभी रेहान भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए सोफे की दूसरी तरफ जाते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहानी और रेहान दोनों ही सोफे के अगल बगल चक्कर लगा रहे थे, रूहानी रेहान से बचने के लिए और रेहान रूहानी को पकड़ने के लिए। वही दादी बीच में बैठी हुई कभी रेहान को देख रही थी तो कभी रूहानी को। रूहानी सोफे की दूसरी तरफ भागते हुए ही बोली, देखा दादी कैसे मुझे आपके सामने ये धमकी दे रहा है आपका पोता। आज तो इस इंसान ने हद ही कर दी मेरे साथ में। तो दादी खड़ी होते हुए बोली, बेटा पहले बताओ तो सही हुआ क्या है। रूहानी दादी के पीछे छिपते हुए बोली, दादी पहले इनसे बोलो कि मुझे पकड़ना बंद करे और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी इस इंसान ने कितना टॉर्चर किया है मुझे। रेहान ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, टॉर्चर? मैंने कब तुम्हें टॉर्चर किया रूहानी? मैंने तो बस तुम्हारी उन अजीब सी चीज़ों को उठाकर बाहर फेंका है, बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। और अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरे रूम में उन अजीब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। रेहान की बात सुनकर रूहानी रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, देखा दादी ये उसे सिर्फ अपना रूम समझते हैं और इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरा उस रूम पर कोई हक नहीं है। दादी अब मैं नहीं रहूँगी उस रूम में। रेहान को अब रूहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रूहानी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी और उनके रोने की एक्टिंग रेहान अच्छी तरह से समझ रहा था क्योंकि रूहानी तो रो नहीं रही थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं बह रहे थे। तुम्हें तो मैं, रेहान उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहा था कि रूहानी डर कर एक बार फिर दादी के पीछे हो गई। दादी ने गुस्से से रेहान से कहा, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा तो, और क्या गलत किया है उसने? जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही इसका भी है और ये जैसी मर्जी आए अपने रूम को सजा सकती है। रेहान ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मेरा रूम वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे रूम के साथ छेड़छाड़ करे। कहते हुए रेहान सोफे पर बैठ गया और गुस्से से रेहानी को घूरने लगा। दादी कुछ बोलने वाली थी कि तभी दादाजी वहां आते हुए बोले, अरे बेटा शुक्र मनाओ कि रूहानी बिटिया ने सिर्फ कुछ लाइट्स और बेडशीट का कलर चेंज किया है। जब तेरी दादी नई आई थी ना तो उसने तो मेरे पूरे रूम की दिलीप कुमार के पोस्टर लगा दिए थे, इसका क्रश जो था। दादाजी की बात सुनकर रूहानी चहकते हुए बोली, वाह दादाजी क्या आइडिया दिया है, मैं भी रणवीर सिंह के पोस्टर। कहते हुए जैसे ही रूहानी की नज़र रेहान की आग उगलती हुई नज़रों से मिली तो रूहानी की आधी बात उसके मुंह में ही रह गई। दादी ने जब दादाजी की बात सुनी तो कहा, हाँ तो दिलीप कुमार था ही इतना हैंडसम, मुझे तो बड़ा पसंद था वो। दादाजी ने चिढ़ते हुए कहा, तो मैं क्या कम हैंडसम था? लड़कियां मरती थी मेरे एक झलक पाने के लिए, मेरा तो एक भी फोटो नहीं लगाया तुमने रूम में। रेहान दादा दादी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसकी नज़रें तो रूहानी को ही घूर रही थी, किसी भी तरह वहां से निकलने की फिराक में थी। पर इस बात से अनजान की रेहान की नज़र बराबर उस पर और उसकी हर हरकत पे बनी हुई है। रेहान ने जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर तिरछी नज़रों से वो रूहानी को ही देख रहा था। रूहानी को जब लगा कि रेहान का ध्यान भी उस पर नहीं है तो वो चुपचाप वहाँ से खिसकने
खिसकने लगी। अभी वो सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि रेहान सोफे से उठकर उसकी तरफ भागा। रूहानी ने पीछे मुड़कर देखा और रेहान को पास आता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक बार फिर भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। रेहान उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी रूहानी भागकर उस रूम में घुस गई जहां वो शादी से पहले रहा करती थी। उसने रूम में पहुंचकर रेहान के मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। रेहान गुस्से से डोर पीटते हुए बोला, चुपचाप डोर खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूहानी ने डोर अंदर से ही बंद कर लिया था, इसलिए वो अब निश्चित थी कि रेहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अंदर से ही चिल्लाई, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? आज से ये मेरा रूम है और मैं जैसा मर्जी आए इस रूम में रहूँगी। रेहान ने दांत पीसते हुए कहा, आना तो तुम्हें उसी रूम में पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस रूम में रहती हो। कहकर उसने गुस्से से डोर को किक किया और वहाँ से चला गया। रूहानी ने एक चैन की सांस ली और बेड पर पीठ के बल गिर गई। रात को सुहाना डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सिर झुकाए खाना खा रही थी। उसे पता था कि विक्रांत अपने खूंखार नज़रों से उसे ही घूर रहा है। सुहाना जब से बाहर से आई थी वो विक्रांत से बचती फिर रही थी। वो कब से दादी के आसपास मंडरा रही थी क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो दादी के पास है विक्रांत उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे रात को फिक्र हो रही थी कि उसे रात को तो उसे इस शेर के पिंजरे में जाना ही पड़ेगा। और विक्रांत भी सुहाना को ऐसे देख रहा था जैसे एक शेर अपनी खूंखार नज़रों से एक छोटे खरगोश को देखता है कि कब मौका मिले और वो उसे अपना शिकार बनाए। सुहाना मन ही मन बचने का कोई बहाना सोच रही थी कि उसका ध्यान दादी की आवाज़ पे गई जो मैड से पूछ रही थी, अनीता ये खाना किसके लिए ले जा रही हो? मैड ने कहा, माँ जी ये खाना रूहानी मैम के लिए है। उन्होंने अपने रूम में ही मंगवाया है इसलिए ले जा रही हूँ। क्योंकि उसकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी ने थोड़ा फिक्र से पूछा। मैड ने कहा, पता नहीं पर उन्होंने खाना ऊपरी रूम में ही मंगवाया है। सुहाना ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में जैसे चमक सी आ गई। जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हुई और मैड के हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, अरे इसे मैं ले जाती हूँ ना, मुझे ना रूहानी से थोड़ी बात भी करनी है। कहते हुए सुहाना ने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा जो उसे घूर रहा और खाना खा रहा था। फिर सुहाना ने उसे फेक स्माइल दी और वहाँ से चली गई। तभी मैड ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, मैम रूहानी मैम अपने रूम के बगल वाले रूम में है तो खाना वही ले जाइएगा। सुहानी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, ठीक है आंटी। पर वह मन ही मन बोली, रूहानी अपने रूम में क्यों नहीं है? क्या उसका भी जीजू से कोई पंगा हो गया है? चलकर पूछती हूँ। सुहानी ने रूम का डोर नॉक किया तो रूहानी ने थोड़ा सा डोर ओपन कर बाहर देखा। जब उसने सामने सुहाना को देखा तो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और डोर वापस लॉक कर दी। सुहाना ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे इस रूम में? रूहानी ने पहले खाने की प्लेट ली और सोफे पर बैठते हुए बोली, बताऊंगी, पहले कुछ खाने तो दो, बहुत भूख लगी है। कहते हुए वो जल्दी से खाना खाने लगी। सुहाना भी उसके बगल में बैठ गई और उसके खाना खत्म होने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद रूहानी खाना खाकर प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोली, अब पूछ, क्या पूछना है? सुहाना ने क्यूरोसिटी से पूछा, ये आज अलग रूम में क्यों? जीजा जी से कोई पंगा हो गया क्या? सुहाना की बात सुनकर रूहानी ने सैड फेस बनाते हुए उसे सारी स्टोरी सुना दी। फिर सोफे से उठते हुए बेड पर आते हुए बोली, बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी रूम में रहूंगी। रूहानी की बात सुनकर सुहाना जल्दी से उसके पास आकर बेड पर चढ़ गई और बोली, क्या मैं भी इस रूम में रुक सकती हूँ? रूहानी ने उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए पूछा, क्यों, अब तेरा क्या पंगा हुआ है? सुहाना ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मेरा तो पूरा रिश्ता ही बड़े बड़े पंगों पर टिका हुआ है, बल्कि मेरी तो शादी भी पंगे की बुनियाद पर हुई थी। हाँ, रूहानी ने पिलो को अपनी गोद में रखते हुए कहा, अब ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझा और साफ साफ बता क्या हुआ है। सुहाना ने भी पिलो अपनी गोद में रखकर उसे धीरे धीरे सारी बात बता दी कि आज उसने क्या किया है। सुहाना की बात सुनकर रूहानी कुछ देर उसे एकटक देखती रही, फिर एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उसे इतनी हंसी आ रही थी कि वो हंसते हुए बेड पर ही लुढ़क गई। सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ
मेरी जान खतरे में है और तुझे हंसी आ रही है। विक्रांत मुझे ऐसे देख रहा है कि कब मौका मिले और वो मेरा शिकार कर मुझे निपटा ही दे। रूहानी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तो और वो क्या करेगा भी, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। सुहाना ने पिलो बेड पर रखा और उस पर लेटते हुए बोली, अब तुझे जितना हंसना है ना तू हंसती रह, मैं तो सो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो रूहानी ने भी बेड पर पिलो रखा और लेटते हुए पूछा, तो क्या तू इस रूम में सोने वाली है? तो सुहाना ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं क्या पागल हूँ जो उसके रूम में जाऊँगी? फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा तूने ना दरवाजे को अच्छे से लॉक किया है ना, क्योंकि वह विक्रांत ऐसा है कि वह कहीं से भी आ जाएगा। तो रूहानी ने कहा, चिंता मत कर, मैंने डोर अच्छे से लॉक कर दिया है क्योंकि मेरा पति भी कहीं से कोई कम नहीं है। कुछ देर सुहाना और रूहानी ऐसे ही बात करती रही और आखिरकार दोनों ही नींद के आगोश में चली गई। आधी रात के वक्त मेंशन में सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे, लेकिन दो लोग एक ही रूम के बाहर खड़े हुए उस बंद दरवाजे को घूर रहे थे। वह दोनों कोई और नहीं विक्रांत और रेहान थे, क्योंकि उन दोनों की ही बीवियां उस रूम के अंदर चैन से सो रही थी। रेहान ने एक ग्रे फिटेड टी शर्ट और ब्लैक लोवर पहना हुआ था, वहीं विक्रांत ने एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक लोवर पहना हुआ था। विक्रांत ने दरवाजे पर ही नजरें गड़ाए हुए पूछा, तुम्हारी बीवी भी अंदर है? तो रेहान ने भी उसी स्टाइल में खड़ा हुआ और दरवाजे को घूरते हुए बोला, मेरी बीवी भी अंदर है। क्या तुम्हारी बीवी भी अंदर है? तो विक्रांत ने भी उसी तरीके से जवाब दिया, हाँ मेरी बीवी भी अंदर है। तभी एक और आवाज़ आई, तो इससे ये साबित होता है कि तुम दोनों की बीवियां अंदर है। यह तो कमाल हो गया ना। तभी दोनों की नज़रें उस आवाज़ की तरफ गई जहां पर वीर खड़ा हुआ था और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए उन्हें देख रहा था, जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो। दोनों ही तिरछी नज़रों से वीर को घूर रहे थे। रेहान ने उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारी बीवी भी अंदर है? तो वीर ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, नो नो, मेरी बीवी तो मेरे रूम में है और मेरा वेट कर रही है, वह भी बड़ी शिद्दत के साथ। तो तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े इस दरवाजे को घूरते रहो, लेकिन मैं तो चला अपनी बीवी के पास। गुड नाइट कहते हुए वीर बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल गया। दोनों ने उसे जाते हुए देखा और एक साथ अपना सर ना में हिलाया और वापस दरवाजे को घूरने लगा। तभी विक्रांत ने पूछा, तो मास्टर की तुम्हारे पास है? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल मेरे पास है, अब अंदर जाने का वक्त आ गया है। यह कहकर उसने मास्टर कीज से उस दरवाजे का लॉक खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही विक्रांत और रेहान दोनों ने ही एक डेविल स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा और फिर रूम के अंदर चले गए। सुहाना और रूहानी दोनों ही बेड पर आड़ी टेढ़ी सो रही थी। पिलो और ब्लैंकेट फर्श पर गिरे हुए थे, पर उन्हें किसी बात की सुध ही नहीं थी। वही विक्रांत और रेहान दोनों ही अपनी बेबिया को अजीब नज़रों से सोते हुए देख रहे थे। रेहान रूहानी के साइड खड़ा हुआ था और विक्रांत सुहाना की तरफ। रेहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह दोनों कहीं कुंभ के मेले से बिछड़ी हुई सगी बहनें तो नहीं थी? सोने के तरीके से तो यही लग रहा है। विक्रांत ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, उसका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मेरी बीवी का शरीर बड़ा हुआ है पर दिमाग अभी वही बच्चों वाला रह गया है। खैर जो भी हो, अब बीवी बनाया है तो सारी उम्र झेलना ही पड़ेगा, कहकर वो झुका और अपनी सुहाना को अपनी गोद में उठा लिया। रेहान ने भी रूहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम से बाहर निकल गए। सुहाना और रूहानी दोनों ही अपने अपने पति की गोद में बिल्कुल एक बच्ची की तरह सिमटी हुई थी। रूहानी को नींद में अपने ऊपर जैसे कोई भार सा महसूस हुआ, इसलिए वह नींद में कसमसाने लगी। उसे नींद में ही अपनी पूरी बॉडी पर किसी के छुअन का एहसास हो रहा था, जिस वजह से वो बार बार अपने हाथ चलाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही है और ना ही अपने हाथों को। उसने अधखुली आंखों से देखने लगी, कोशिश की कि इसके साथ में हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें रेहान की गहरी नज़रों से मिली तो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। रेहान उसके ऊपर ही लेटा हुआ था और उसने अपने एक हाथ से रूहानी के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। पकड़कर उसे सिर के ऊपर रख दिया और
अपने पैरों से उसके रूहानी के पैरों को जकड़ा हुआ था। इसी वजह से रूहानी चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी रूहानी की नज़र उस रूम की तरफ गई तो उसने महसूस किया कि वह तो अपने वाले रूम में है, या वह रूम नहीं है जहाँ वह पहले सोने के लिए गई थी। अब वो जान गई कि अब वो रेहान की कैद में है, क्योंकि रेहान अब उसे फैसनेट पनिशमेंट दिए बगैर तो यहाँ से जाने नहीं देने वाला। इसलिए वह बेचारी सी शक्ल बनाते हुए रेहान को देख रही थी, क्योंकि अब तो वह भागकर दादी के पास भी नहीं जा सकती थी हेल्प लेने के लिए। फिर भी उसने मरी सी आवाज़ में पूछा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों उठाकर लाए हो? रेहान ने जब रूहानी के चेहरे पर घबराहट देखी तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी उंगली रूहानी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता रूहानी मेरी जान कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे पंगे लोगी और आराम से चैन की नींद सो पाओगी? शायद तुम भूल गई थी कि तुम्हारा पति कौन है। तो अब तैयार हो जाओ पनिशमेंट के लिए। कहते हुए रेहान रूहानी के होठों को अपने अंगूठे से करने लगा। बस वह इतनी सख्ती से रूहानी के होठों को डॉट डॉट कर रहा था कि रूहानी को अपने होठों में बहुत तेज महसूस हो रहा था। लेकिन रेहान के ऐसा करने से रूहानी की फ्लफी होठ एकदम से सुर्ख हो गए, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। उन्हें देखकर रेहान का तो मन कर रहा था कि वह उसके होठों को पूरा डॉट डॉट जाए। वही रूहानी रेहान से बचने के लिए बहुत ही इनोसेंट सा बनाते हुए बोली, पर रेहान तुमने ही तो कहा था कि यह मेरा रूम नहीं है, इसलिए तो मैं उस रूम में गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा कहने से मेरा दिल कितना दुखा था, मुझे कितना रोना आया था। पता है मैं कितनी देर तक रो रही थी उस रूम में। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रेहान? रूहानी की बात सुनकर रेहान ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, अच्छा रूहानी तुम्हें बहुत रोना आया था, पर तुम्हारे उस रूम में गिरे हुए चिप्स के खाली रैपर्स, पेस्ट्री के खाली डिब्बे और वेफर्स तो यह साबित कर रहे थे कि तुम उस रूम में बड़ा एंजॉय कर रही थी। रेहान की बात सुनकर रूहानी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, कि उसे याद आया कि वह तो मज़े से रूम में बैठकर मूवी एंजॉय कर रही थी। रेहान ने कसकर रूहानी के गालों को पकड़ा और कहा, फैशन मुझसे उलझने में लगाती हो उतना ही बेड पर दिखाया करो। कहते हुए रेहान काफ़ी शिद्दत से रूहानी के फ्लफी होठों को देख रहा था, जो गालों को कसकर पकड़ने की वजह से थोड़े खुले हुए थे। और इस वक्त रेहान को दुनिया की सबसे टेस्टी चीज़ नज़र आने लगी। रेहान अब खुद को और नहीं रोक सकता था। उसने उन होठों को अपने डॉट डॉट से भर लिया और उसे स्मोच करने लगा। साथ ही साथ वो उसे चबा भी रहा था, और वो ये सब इतने डॉट डॉट तरीके से कर रहा था कि रूहानी का गला कि वो आज उसके होठ को डॉट डॉट ही जाएगा। उसे अपने डॉट डॉट में काफ़ी दर्द भी फील हो रहा था, इसलिए वो बार बार अपना चेहरा इधर से उधर कर रही थी। लेकिन रेहान ने उसके चेहरे को अभी भी कस कर पकड़ा हुआ था, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन रूहानी के ऐसे एफर्ट लगाने से रेहान अब उसे और भी ज़्यादा डीप डॉट डॉट कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि रूहानी की सांसें उखड़ने लगी हैं, तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया, पर इसमें भी वो उसके निचले को करना नहीं भूला, जिससे रूहानी के मुंह से एक दर्द भरी हल्की सी आह निकल गई। रूहानी रेहान से अपने रूहानी के चेहरे की साफ रेहान से रूहानी के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से से लाल था, और कुछ सांस ना ले पाने की वजह से भी रूहानी गुस्से से रेहान को घूर रही थी। रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरी रात बाकी है तुम्हें पनिश करने के लिए। रेहान की बात सुनकर रूहानी भी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसने पाउट बनाते हुए कहा, एक तो तुमने मेरे डॉट डॉट को इतनी ज़ोर से काटा, और अब कह रहे हो कि पूरी रात बाकी है। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो रेहान, मैंने ऐसा भी क्या किया है? रेहान ने बहुत चढ़ाते हुए कहा, क्यों? तुमने ही तो कहा था ना नीचे कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, तो अब मैं वही तो कर रहा हूँ। रूहानी के होठों को करते हुए, तुम्हें टॉर्चर? अब ये टॉर्चर पूरी रात चलेगा।
स्वीट हार्ट कहते हुए रेहान ने रूहानी के बालों को पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन को लगा। विक्रांत सुहाना को अपने रूम में लेकर आया। सुहाना अभी भी विक्रांत के सीने पर सिर टिकाए सो रही थी। विक्रांत ने सिर झुकाकर उसे देखा, जो किसी छोटी बच्ची की तरह विक्रांत की टी शर्ट को पकड़े सो रही थी। उसे देख विक्रांत के होंठों पर एक डेविल स्माइल आई और उसने झटके से सुहाना को छोड़ दिया और सुहाना सीधे बेड पर जाकर गिरी। इसी के साथ सुहाना चिल्लाते हुए जाग गई। अरे, किसने मुझे खाई से धकेला? क्या उसे अपनी जान प्यारी? कहते हुए सुहाना की नज़र सामने खड़े विक्रांत पे गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें जैसे बाहर आने को थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें रगड़ी और एक बार फिर देखा। तब तक उसे विश्वास हुआ कि वह कोई बुरा सपना नहीं देख रही है, बल्कि साक्षात विक्रांत उसके सामने ही खड़ा है। उसने हैरानी से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? हमने तो डोर ब्लॉक किया था ना? तभी सुहाना की नज़र पूरे कमरे पे गई तो उसे पता चला कि वह तो इस वक्त विक्रांत के रूम में है। वही विक्रांत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए बोला, दुनिया का कोई भी दरवाज़ा मुझे तुम तक पहुंचने में नहीं रोक सकता। सुहाना, इस वक्त विक्रांत का चेहरा सुहाना के काफ़ी करीब था और वो उसकी खूबसूरत आंखों को देख रहा था, जिसमें इस वक्त दुनिया भर की हैरानी भरी हुई थी। विक्रांत के ऐसे अपने करीब आने की वजह से सुहाना थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गई थी और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए वह विक्रांत को आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे हमेशा ही अपने लिए एक जुनून नज़र आता था। विक्रांत सुहाना से थोड़ा दूर हुआ। उसने अपनी टी शर्ट कर उसे फर्श पर दिया। सुहाना ने जब विक्रांत को ऐसा करते हुए देखा तो पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? यह कपड़े क्यों उतार रहे हो? टी शर्ट उतारने की वजह से विक्रांत के सिक्स पैक एब्स के साथ उसकी हॉट बॉडी सुहाना के सामने थी। अगर इस वक्त सुहाना की जगह कोई और लड़की होती तो वो विक्रांत की इस हॉटनेस को देख फ्लैट ही हो जाती, पर ये सुहाना थी। उसे तो ये सोचकर ही डर लग रहा था कि विक्रांत उसके साथ क्या करने वाला है। विक्रांत ने सुहाना का पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम अक्सर भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और यकीन मानो, आज के सबक लिए बात तुम सपने में भी नहीं भूल पाओगी कि तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। सुहाना घबराई हुई आवाज़ में बोली, पर तुमने तो कहा था। वो अपनी बात पूरी करती विक्रांत उसके ऊपर आते हुए बोला, कहा था, पर ये नहीं कहा था कि तुम यही भूल जाओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो आज की बात तुम ये कभी नहीं भूल पाओगी। कहते हुए विक्रांत काफ़ी तरीके से सुहाना की गर्दन को लगा। वही सुहाना विक्रांत के कंधे पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर विक्रांत का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो तो और भी ज़्यादा फैशन के साथ उसे चूमने लगा। इसी के साथ उसे डॉट भी कर रहा था, जिस वजह से सुहाना की नाजुक सी गर्दन पूरी तरह से लाल हो गई थी। करने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। विक्रांत ने एक बार फिर सुहाना के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरा लाल हो गया था। उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू को साफ किया और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, बस इतने में ही रोने लगी? अभी तो आगे काफ़ी कुछ बाकी है। सुहाना की आंखें रोने से लाल हो गई थी। वो विक्रांत को ऐसे देख रही थी जैसे उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही हो, पर विक्रांत भी आज उसे अच्छी तरह से सबक सिखाने के मूड में था। उसने सुहाना से अजीब सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी आज इन मासूमियत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा सुहाना, क्योंकि आज तुमने मैं पूरी तरह से अपना बना कर रहूँगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। कहने के साथ ही उसने उसके रुई की तरह सॉफ्ट होठों पे अपने रख दिए। वो उसके होठ को ऐसे कर रहा था जैसे वह उसे पूरी तरह से खा जाएगा। उसे सुहाना के होठ बहुत ही सॉफ्ट लगते थे। उसका मन करता था कि उसे बस रहे। वही सुहाना विक्रांत को बार बार खुद से दूर धकेल रही थी, क्योंकि विक्रांत उसे के साथ साथ भी बाइट कर रहा था और जिस तरह से विक्रांत उसके स्मूच कर रहा था, उसे अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए वह विक्रांत की इस किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बार बार अपना चेहरा इधर से उधर करके उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। पर सुहाना नहीं जानती थी कि वो ऐसा करके
विक्रांत के अंदर के शैतान को जगा रही थी। विक्रांत को अब सुहाना पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो उसके खिलाफ जाकर ही सारे काम करती थी। विक्रांत आज तक ऐसी औरतों के साथ हम बिस्तर हुआ था जो उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। वही सुहाना हमेशा उससे दूर जाने की कोशिश करती थी। वो गुस्से में भूल ही गया कि उन लड़कियों में और सुहाना में ज़मीन आसमान का अंतर है। सुहाना को तो रोमांस का आर भी नहीं आता था, फिजिकल रिलेशन बनाने की बात तो बहुत दूर की है। उसके लिए तो यह सब इस वक्त किसी टॉर्चर से कम नहीं लग रहा था। विक्रांत ने अब गुस्से से उसके बालों को पकड़ा और भी फोर्सफुली उसे प्यार करने लगा। कुछ देर बाद वो सुहाना के होठों से दूर हुआ। अब दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। विक्रांत ने जैसे ही सुहाना के बटन खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, सुहाना ने जल्दी से अपने हाथ से नाइटी सूट को कसकर पकड़ लिया और सहमी हुई नज़रों से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत अब जो धीरे धीरे बहकने लगा था, उसे सुहाना को ऐसे रोकना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से सुहाना की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना, वरना मेरे अंदर के शैतान को झेल नहीं पाओगी तुम। कहने के साथ ही उसने सुहाना के हाथ को पकड़कर झटक दिया। विक्रांत ने उसके कुछ झटके से ऑल कर दिया। सुहाना ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ से अपने आप को कवर करने की कोशिश करने लगी। इस वक्त डर से उसकी शरीर बुरी तरह से कांप रही थी। विक्रांत उसके इस बेदाग गोरे को देखकर पागल हो गया। उसके अंदर को पूरी तरह से लेने का डिजायर बढ़ने लगा। उसने सुहाना के हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर दिया और उन्हें एक हाथ से पकड़कर दोबारा से सुहाना के डॉट करने लगा। सुहाना के होंठ पहले से इतना फोर्सफुली डॉट करने की वजह से थोड़ा सूज गए थे और पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। उसे दोबारा दर्द महसूस होने लगा। विक्रांत सिर्फ सुहाना को डराना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगा था। इस वक्त वो सुहाना के साथ काफ़ी बिहेव कर रहा था और अपनी इस वाइल्डनेस में वो भूल चुका था कि वह यह सब सुहाना के साथ क्या कर रहा है, जिसे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं, और ना ही जो लड़की कभी किसी लड़के के करीब गई है। उसके लिए उसकी ये वाइल्डनेस बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ़ दे सकती है। वो उसके साथ ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे वह और लड़कियों के साथ आता था जो उसके साथ रात बिताती थी, जिनके लिए यह सब बर्दाश्त करना आसान बात थी। बल्कि वो तो विक्रांत के ऐसे बिहेवियर को भी इंजॉय करती थी। पर यहाँ बात सुहाना की थी। विक्रांत ने इसके होठों को छोड़ा और की तरफ बढ़ने लगा। उसका एक हाथ सुहाना की नाजुक सी डॉट को कर रहा था। उसके ऐसा करने से सुहाना का वह बिल्कुल ही लाल हो गई। विक्रांत ने उसकी गोरी डॉट को प्यार करना शुरू कर दिया। वो उस जगह भी कर रहा था। इसी के साथ सुहाना के मुंह से दर्द भरी आहें निकल रही थी। विक्रांत और आगे की तरफ जाता उसके मुलायम डॉट को प्यार करने लगा और अपने एक हाथ से इसको कर रहा था। अब सुहाना के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसे अपनी बेबसी पर भी रोना आ रहा था कि वह चाहकर भी विक्रांत को नहीं रोक पा रही है। भला वो विक्रांत को रोक भी कैसे पाती। कहाँ सुहाना नाजुक से छोटी सी एक लड़की और कहाँ विक्रांत अच्छा खासा बॉडी बिल्डर। उसके सामने तो एक लिटिल रैबिट की तरह लगती हैं। सुहाना का रोना पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे मेरे घर जाना है नानी, मुझे आपके पास। ज़्यादा रोने की वजह से सुहाना ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। विक्रांत ने जब सुहाना की ये हालत देखा, उसका सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह सुहाना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और उसे कहीं ना कहीं अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो सुहाना के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये लड़की एक छोटी सी बच्ची की तरह थी जिसके लिए यह सब चीज़ है नॉर्मल नहीं थी। सुहाना को इतना रोते हुए देख उसका दिल अब बेचैन होने लगा, पर इस वक्त तो उसका खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह एकदम से सुहाना के ऊपर उठ गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वही सुहाना ने जल्दी से अपना नाइट सूट पहना और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया।
करीब 1 घंटे बाद विक्रांत वॉशरूम से बाहर आया। उसने सुहाना की तरफ देखा तो बेड के बिल्कुल कोने पर ब्लैंकेट से लिपटी हुई थी, जैसे उसे डर हो कि विक्रांत कहीं फिर से उसके साथ वो सब ना करे। विक्रांत समझ गया था कि उसने सुहाना को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। सुहाना अभी सोई नहीं थी और उसकी आंखें बंद थी और उन आंखों में अभी भी आंसू बहते हुए तकिए भिगो रहे थे। उसने सिसकने की आवाज़ अभी तक विक्रांत को भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुन विक्रांत ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। विक्रांत बेड पर आया और उसने जैसे ही सुहाना को अपने करीब करने के लिए उसकी कमर को पकड़ा तो सुहाना ने झटके से विक्रांत का हाथ खुद से दूर कर दिया और बेड के कोने की तरफ और ज़्यादा खिसक गई। विक्रांत ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर ना में हिलाया और एक बार फिर झटके से सुहाना की कमर को पकड़ खुद के करीब कर लिया। सुहाना विक्रांत की पकड़ से छूटने के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने लगी तो विक्रांत ने सुहाना को अपने ऊपर कर लिया। सुहाना अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर विक्रांत के सीने पर मार रही थी। अभी जो कुछ देर पहले ही सुहाना सिसक कर रो रही थी, वह फिर से दोबारा जोर से रोने लगी। वो बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। उसे लग रहा था कि विक्रांत फिर से उसके साथ वह सब कुछ करने वाला है। सुहाना के चेहरे पर इस वक्त गुस्से वाले एक्सप्रेशन भी थे और साथ ही साथ थोड़े बहुत डर। विक्रांत ने सुहाना को वह करने दिया जो वह करना चाहती थी, तो काफ़ी देर तक सुहाना उसे ऐसे ही मारती रही। जब वो थक कर खुद ही रुक गई तो विक्रांत ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और कहा, हो गया गुस्सा शांत, या अभी कुछ और भी करना है तो बोलो। सुहाना ने रोते हुए ही कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम विलेन हो, तुम डेविल हो, तुम शैतान भी हो और जो भी गंदा गंदा होता है ना वह सब तुम हो। क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी कि तुम मुझे यहाँ पर लाकर ऐसे रुलाओगे? जब से मुझे अपने साथ लाए हो मुझे रुला ही रहे हो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे अपने घर जाना है, वहाँ कम से कम कोई मुझे ऐसे हर्ट तो नहीं करेगा। विक्रांत ने जब सुहाना के मुंह से दोबारा सुना कि वह उसे छोड़कर जाने की बात कर रही है तो फिर से थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, पर इस बार वह सुहाना पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसी की गलती है। क्योंकि अगर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता तो सुहाना कभी मुझसे छोड़कर जाने की बात नहीं करती। यह बात तो उसे समझनी होगी कि सुहाना और लड़कियों की तरह नहीं है। विक्रांत ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम जाने की बात करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो सुहाना ने अपना सर उठाकर विक्रांत की तरफ देखा और मुँह फुलाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम पर कोर्ट केस कर दूंगी। और तो सारे कानून जानती हूँ, जिसका पति उसे ऐसे टॉर्चर करे तो उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाती हैं, और मैं सारी की सारी धारा तुम्हारे पर लगा दूंगी। फिर मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे नहीं जाने दोगे। सुहाना की ऐसे बचकानी बातें सुनकर विक्रांत को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे समझाते हुए कहा, अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना होगा, और पति पत्नी में यह सब होता है तो इस सब को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम प्यार से मान जाती तो भला मैं तुम्हारे साथ ऐसे फोर्सफुली तो नहीं करता ना। सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, प्यार से मानने के लिए प्यार का होना भी ज़रूरी होता है। मैं तुमसे प्यार थोड़ी करती हूँ जो मैं प्यार से मान जाती। तो विक्रांत ने उसका छोटा सा चेहरा अपनी हथेली में थामा और कहा, पर मैं तो करता हूँ ना, तो मैं तो तुम्हारे करीब आऊँगा और फिर मैं तुम्हारा पति भी हूँ, तो इसलिए यह मेरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना। विक्रांत का यह सब इतना कहकर बोल रहा था कि सुहाना को तो लगा उसके कान से धुआं ही निकल जाएगा। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए विक्रांत को कुछ देर तक देखती रही और फिर अपने सामने अपना सिर विक्रांत के सीने में छुपा लिया और कहा, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि किसी लड़की के सामने ऐसी बातें नहीं किया करनी चाहिए? तो विक्रांत ने हंसते हुए कहा, और अगर वह लड़की तुम्हारी बीवी हो तो? और बीवी से तो और भी ज़्यादा वैसी बातें की जाती है, पर कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी और तुम्हें इन सब का आदत भी हो जाएगी। विक्रांत अब जानबूझकर सुहाना को छेड़ रहा था। सुहाना, जिससे अभी भी अपना चेहरा विक्रांत के सीने में छुपा हुआ, वह धीमी सी आवाज़ में बोली, मुझे नहीं सीखनी ये गंदी गंदी बातें। मेरी नानी कहती है ऐसी गंदी गंदी बातों से दूर रहना चाहिए। पता नहीं तुम्हें किसने सिखाई ऐसी बातें।
आप सुहाना को कौन बताए, उसका हस्बैंड तो इन सब में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है। इतना एक्सपर्ट है कि वह कईयों को सिखा दे। विक्रांत ने सुहाना का चेहरा दोबारा ऊपर किया और उससे अपने दोनों हाथों को पकड़ते हुए शरारती स्माइल के साथ कहा, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं सीखोगी तो अपनी नानी को और मेरी दादी को पोता कैसे दोगी। विक्रांत की ऐसी बातें सुनकर सुहाना को अब और गुस्सा आने लगा। वो विक्रांत के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसके सीने पे मारते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं सीखना है ऐसे कुछ भी, और आज तुमने मेरे साथ किया ना, अगर दोबारा किया ना तो मैं घर मैं सबको बता दूंगी। विक्रांत ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो क्या? यह पति पत्नी के बीच की बातें होती है, यह सबको बताने की नहीं होती है। तो सुहाना ने कहा, तुमने मुझे पूरी बॉडी पर, तो क्या मैं सबको बताऊंगी नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं विक्रांत का मन अब माथा पीटने का हो रहा था कि ये लड़की वाकई में कितनी स्टूपिड है और मुझे इसी इडियट से प्यार में पड़ना था। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।